नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारतीय मूल की नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की आज सुबह 3:27 पर धरती पर सुरक्षित वापसी हो गई। एस्ट्रोनॉट्स की करीब 9 महीने बाद अंतरिक्ष से वापसी हुई है। सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल के जरिए धरती पर वापस लाया गया। आज सुबह स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल की फ्लोरिडा के तट पर सॉफ्ट स्प्लैश डाउन के साथ सफल लैंडिंग हुई। सुनीता के साथ 3 अन्य वैज्ञानिकों की भी वापसी हुई है। सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को नासा के मिशन पर निकली थी, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर में खराबी की वजह से सुनीता विलियम्स 9 महीने तक वहां फंसी रही। सुनीता और बुच को वापस लाने वाले मिशन को क्रू 10 नाम दिया गया। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट शामिल थे। अंतरिक्ष यान में सवार सभी यात्रियों के सेहत की जांच के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। नासा अधिकारियों के अनुसार ड्रैगन क्रू कैप्सूल की विश्वसनीयता और टीम के समर्पण ने इस मिशन को सफल बनाया। नासा ने कहा कि हमें अपनी टीम पर गर्व है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तय समय से ज्यादा रुकने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी पर नासा ने कहा कि भविष्य के अभियानों के लिए बड़ी सीख मिली है। सुनीता विलियम्स की सफल वापसी पर नासा ने स्पेसएक्स को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह मिशन कई चुनौतियों से भरा था, लेकिन पूरी तरह सफल रहा। सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित और स्वस्थ हैं। नासा ने यह भी बताया कि इस मिशन से मिले अनुभवों का उपयोग भविष्य में अंतरिक्ष यात्राओं को और सुरक्षित और प्रभावी बनाने में किया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि ये पल गौरव, गर्व और राहत का क्षण है। विलियम्स और बुच विल्मोर के धरती पर लौटने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुशी जताते हुए एक्स पर लिखा, भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के इस दल ने अंतरिक्ष में मानवीय सहन शक्ति और दृढ़ता का इतिहास फिर से लिखा है। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी को लेकर गुजरात के मेहसाणा जिले में उनके पैतृक गांव में भी खुशी की लहर है। लोगों ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के गुजरात के मेहसाणा स्थित पैतृक गांव झुलासन में उनकी सुरक्षित धरती पर वापसी के लिए हवन किया गया। सुनीता विलियम के चचेरे भाई दिनेश रावल ने कहा कि बहुत खुशी हो रही है। हर किसी ने सुनीता की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की है। हम सभी बेहद खुश हैं। वहीं कानपुर के लोगों ने नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। सुनीता विलियम्स के पोस्टर्स को हाथ में लिए लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। सुनीता की धरती पर वापसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। ट्रंप ने कहा, जो वादा किया था उसे निभाया है। उन्होंने एलन मस्क, स्पेसएक्स और नासा को धन्यवाद दिया। रायसीना डायलॉग का आज तीसरा और अंतिम दिन है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर कमिसर्स और कैपिटलिस्ट, पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विषय पर अपना संबोधन देंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री द बिग पिक्चर, द वर्ल्ड इन 50 मिनट्स इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा G20 शेरपा अमिताभ कांत डेस्टिनी और डेस्टिनेशन कल्चर, कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म विषय पर संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में आज कई और भी महत्वपूर्ण सत्र होने वाले हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय जोशी के समापन भाषण के साथ रायसीना डायलॉग का समापन होगा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों के लिए आवंटित बजट पर चर्चा हो रही है। लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान होना सूचीबद्ध है। लोकसभा में राज्यसभा में चर्चा के बाद लौटाए गए विभिन्न विनियोग विधेयकों को रखा जाएगा। राज्यसभा में आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की जाएगी।
उच्च सदन में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के साथ साथ दोनों ही सदनों में अन्य विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजधानी दिल्ली में वर्ष 2024-25 के लिए 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में उपस्थित होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली में भारतीय सेना और असम राइफल्स द्वारा आयोजित मेजर बॉब खाथिंग स्मृति कार्यक्रम में शामिल होंगे। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए जम्मू कश्मीर में 12 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। टेरर फंडिंग में इससे पहले भी एनआईए जम्मू कश्मीर में छापे मार चुकी है। भारत और फ्रांस के बीच स्थायी समुद्री साझेदारी के प्रमाण के रूप में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण आज से 22 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और आपसी समझ के आदान प्रदान को बढ़ावा देकर दोनों देशों के सबसे जटिल समुद्री परिदृश्यों में भी निर्बाध रूप से कार्रवाई करने की क्षमता को स्पष्ट करता है। आतंकवाद प्रतिघात पर आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक आज से नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। भारत और मलेशिया इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन में 10 आसियान सदस्य राष्ट्र और 8 संवाद सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ साथ तिमोर लेस्ते तथा आसियान के सचिव भी भाग लेंगे। आतंकवाद का मुकाबला करने पर भारत पहली बार EWG की सह अध्यक्षता करेगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बुलावे पर मुंबई की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने उनकी मुलाकात होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पटना में लैंड फॉर जॉब मामले में राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए तलब किया है। इससे पहले 20 जनवरी 2024 को दिल्ली और पटना में ईडी की टीम ने लालू यादव से करीब 10 घंटे तक सवाल जवाब किए थे। इस मामले में सीबीआई का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए बड़ा घोटाला किया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खनियाधाना थाने के पास माता टीला बांध पर श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई। शिवपुरी पुलिस के अनुसार घटना के बाद 3 महिलाओं समेत कम से कम 7 लोग लापता हैं। अब तक 8 लोगों को बचा लिया गया है और बांध के पानी में बचाव अभियान जारी है। श्रद्धालु सिद्ध बाबा मंदिर जा रहे थे, तभी माता टीला बांध में नाव पलट गई। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई, लेकिन उनके पक्ष से अभी तक कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। अब अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा कि हमने एक संयुक्त टीम बनाई है। ये टीम वहां जाकर परीक्षण करेगी कि नव निर्माण कितना पुराना है। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। असम सरकार राज्य में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ को लेकर निरंतर चौकसी बरत रही है। इसी कड़ी में असम के करीमगंज जिले में स्थित सुतारकंडी से अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले 15 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस बांग्लादेश भेजा गया है। इन लोगों ने भारत बांग्लादेश की सीमा पार करके अवैध रूप से घुसपैठ की थी। सभी 15 लोगों को बांग्लादेश ICP के माध्यम से निर्वासित किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के हिंदी विरोधी के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राष्ट्रीय भाषा दिल्ली में हिंदी में धाराप्रवाह बातचीत करने को सक्षम करेगी। नायडू ने कहा कि भाषा केवल संचार के लिए होती है, ज्ञान भाषा से नहीं आएगा। केवल वे लोग जो अपनी मातृभाषा में स्टडी करते हैं वे दुनिया भर में उत्कृष्टता प्राप्त कर रहे हैं। झारखंड में पुलिस और सीआरपीएफ की मुस्तैदी के चलते एक बड़ी घटना होने से बच गई। पुलिस और सीआरपीएफ ने चाईबासा में संयुक्त सर्च अभियान के तहत टोंटो थाना क्षेत्र के जंगलों से 2 IED और अन्य नक्सली सामग्री बरामद की है।
छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र के सुकमा और कोंडागांव जिले में 3 इनामी नक्सलियों समेत 4 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। सुकमा में 3 और कोंडागांव में 1 नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। सुकमा में 2 नक्सलियों पर 2-2 लाख और कोंडागांव में 1 नक्सली पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ दायर मानहानि मामले में झटका लगा है। साकेत कोर्ट ने सुनवाई में मेधा पाटकर के नए गवाह को पेश करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। एनसीआर में होम बायर्स की परेशानियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में बिल्डर बैंकों की साठगांठ की सीबीआई जांच का आदेश देगा। 17 मार्च को भड़की हिंसा के बाद नागपुर के हालात नियंत्रण में हैं। 2 समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू है। तमिलनाडु के थूथुकुडी के तटीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षी देखे गए। फ्लेमिंगो के दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमी थूथुकुडी का रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक दुखद घटना घटी। मसौदा इलाके में स्थित केएम चीनी मिल में पानी की टंकी गिरने से एक मजदूर की जान चली गई। इस हादसे में 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह के 2 साथियों भगवंत सिंह और गुरमीत सिंह की ट्रांजिट रिमांड पंजाब पुलिस को मिल गई है। पंजाब पुलिस अजनाला थाने पर हमले के 7 आरोपियों को पंजाब लाने के लिए पिछले 3 दिनों से डिब्रूगढ़ में डेरा डाले रखी थी। रंगपंचमी के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की जा रही है। इस दौरान परंपरानुसार सभी भगवान की प्रतिमाओं को शीतल जल से स्नान कराया गया। तमिलनाडु के सुब्रमण्य स्वामी मंदिर तिरुपरनकुंद्रम में रथ यात्रा की तैयारियां की जा रही है। यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। थिरुत्तम एक लोकप्रिय त्योहार है। इस त्योहार के दौरान हजारों लोग मंदिर से रथ खींचने के लिए इकट्ठा होते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वणकम मिसेस अय्यर, सौकी माँ। थैंक्स फॉर टॉकिंग सर। मेरा सोना मेरी बेटी को क्रिकेटर बना रहा है। सुपर सुपर। कुमार साहब आप बताइए क्या हाल चाल है? अरे बहुत ही बढ़िया सर। मेरा सोना मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में रफ्तार ला रहा है। अरे वाह क्या बात। तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव रायसीना डायलॉग में विनिंग द एआई मैराथन इंडिया इज द ग्लोबल एआई सत्र में शामिल हुए। अश्विनी वैष्णव ने भारत की सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में हो रही प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि 2000 जीपीएस पहले ही शुरू किए जा चुके हैं और भारत ने एआई कोश नामक एक साझा कंप्यूटिंग संरचना स्थापित की है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2027 तक राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक परिवहन में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों का ही इस्तेमाल करने की महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने योजना की घोषणा करते हुए कहा कि अगले महीने से 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को परिवहन बेड़े में शामिल किया जाएगा। गुजरात सरकार ने पिछले 2 वर्षों में ईंधन सीएनजी और पीएनजी पर मूल्यवर्धित कर वैट और उपकर से 40,569 करोड़ रुपए कमाए।
उपभोक्ता मंत्रालय ने की मेटा के साथ साझेदारी की घोषणा, जिसके तहत ऑनलाइन उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल साक्षरता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सशक्त उपभोक्ता बने, इस नाम से जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। सरकार ने अंतर्राज्यीय कृषि व्यापार को बढ़ावा देने और विभिन्न लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं को शामिल करने के लिए सरकार ई-नैम 2.0 लाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि ई-नैम 2.0 के अपग्रेड का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स संबंधी कमियों को दूर करना और तेज व्यापार, कम बर्बादी और किसान आय को बेहतर करना है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों को दी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के लिए अपने कस्टमर्स को बार बार फोन करने से बचने की सलाह। उन्होंने कहा कि बैंकों को कस्टमर सर्विस में सुधार करने की जरूरत है। आरबीआई और बैंक ऑफ मॉरिशस ने सीमा पार लेन देन के लिए भारतीय रुपए और मॉरिशस रुपए के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते किए। अखिल भारतीय सराफा एसोसिएशन के अनुसार सोने की कीमत रिकॉर्ड मांग के चलते सोना 91,000 रुपए के ऊपर पहुंचा। वहीं चांदी पहली बार 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार सार्वजनिक खरीद मंच गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन को बढ़ावा दिया। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में खुदरा महंगाई औसतन 4% रहने की उम्मीद जताई। इसका मतलब है कि आरबीआई पूरे वित्त वर्ष में रेपो दर में 0.75% की कटौती कर सकता है। केंद्र सरकार के अनुसार देश में 7 मार्च 2025 तक 55 करोड़ जनधन खाते खुले हैं। इसमें से 36.63 करोड़ या 66.57% ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खुले हैं। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 7 मार्च तक कुल नामांकन की संख्या बढ़कर 50 करोड़ 30 लाख हुई। जेके लक्ष्मी सीमेंट को आयकर विभाग ने 45.6 करोड़ का नोटिस भेजा है। यह नोटिस आकलन वर्ष 2022-23 से जुड़ा है। कंपनी ने कहा कर अधिकारी ने आयकर रिटर्न में घोषित कंपनी की आय में कुछ और रकम जोड़ी है। अमेरिका स्थित ब्रुकफील्ड कॉर्प ने खुले बाजार लेन देन के जरिए ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट में 5.13% यूनिट हिस्सेदारी 883 करोड़ रुपए में बेची। पड़ोसी देश चीन को श्रीलंका के बाहरी कर्ज पुनर्गठन से 7 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ नुकसान। चीन अक्टूबर 2023 में पुनर्गठन समझौता करने वाला श्रीलंका का पहला द्विपक्षीय ऋणदाता था। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अहम घोषणा करते हुए कहा कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया से अरबों डॉलर की एक नई रडार प्रणाली खरीदेगा और आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य अभियानों को बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि ये कदम कनाडा के उत्तरी क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है, ताकि इस विवादित क्षेत्र पर कनाडा की संप्रभुता को साबित किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए लंबी बातचीत के बाद रूस ने ऐलान किया कि वो अगले 30 दिनों तक यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं करेगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि संघर्ष का समाधान व्यापक, टिकाऊ और दीर्घकालिक होना चाहिए, जिसमें रूस के अपने सुरक्षा हितों और युद्ध के मूल कारणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बातचीत में यूक्रेन को सहायता देने पर चर्चा नहीं हुई। हालांकि क्रेमलिन ने कहा कि रूसी नेता ने कीव के लिए सैन्य सहायता समाप्त करने का आह्वान किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने संघर्ष विराम पर अमेरिकी प्रस्ताव को अपना समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने फोन कॉल के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे। गाजा पर इजरायली हवाई हमलों में 400 से अधिक लोगों की मौत के बाद न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में हुआ विरोध प्रदर्शन। वहीं भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमास ने इजरायल के पास सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के अलावा कई और विकल्प नहीं छोड़ा है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के महासचिव हेमंत कुमार कलिता और खेल संस्था के कोषाध्यक्ष दिग्विजय सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
हेमंत कुमार कलिता और खेल संस्था के कोषाध्यक्ष दिग्विजय सिंह दोनों को एक जांच में वित्तीय अनियमितताओं का दोषी पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। पहले फिट इंडिया कार्निवाल का नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मंगलवार को सफल समापन हो गया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस आयोजन की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मकसद भारत में खेलों और फिटनेस को संस्कृति के साथ जोड़ना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण की शुरुआत 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में होगी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया पैरा खेलों का लोगो, गीत और शुभंकर का अनावरण किया। लंबी दूरी की धाविका अर्चना जाधव को जनवरी में डोप परीक्षण में विफल रहने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अर्चना जाधव पर 4 साल का ये प्रतिबंध आगामी 7 जनवरी 2025 से लागू माना जाएगा। भारत के सबसे प्रतिष्ठित खो-खो टूर्नामेंट में से एक 57वीं सीनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप 31 मार्च से 5 अप्रैल तक पुरी के जिला खेल परिसर में आयोजित की जाएगी। भारतीय खो-खो महासंघ के तत्वावधान में आयोजित इस चैंपियनशिप में 30 राज्यों की कुल 74 टीमें हिस्सा लेंगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी भारत यात्रा पर आ रहे हैं। केरल के खेल मंत्री वी अब्दुर्रहमान ने बताया कि मेस्सी के राज्य का दौरा करने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति मिल गई है। इंग्लैंड के अनुभवी क्रिकेट जॉश कॉब ने मंगलवार को पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब वो कोच के रूप में अपनी नई भूमिका निभाएंगे। निर्देशक नाग अश्विन ने फिल्म कल्कि 2898 AD के सिक्वल कल्कि 2 की रिलीज डेट से उठा पर्दा। निर्देशक ने इसी साल दिसंबर में फिल्म रिलीज करने की योजना बनाई है। फिल्म द राजा साहब के संगीतकार थमनेस ने फिल्म एक नया अपडेट साझा करते हुए पुराने गाने हटाकर नया एल्बम तैयार करने का ऐलान किया है, जिससे फिल्म के रिलीज में फिर देरी होगी। फिल्म बैंडिट क्वीन के OTT रिलीज के लिए हुए बदलावों पर निर्देशक शेखर कपूर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनसे सहमति लिए बिना ही इतना अधिक एडिट कर दिया है कि वह पहचान से परे हो गई है। पंजाबी अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म अकाल के ट्रेलर हुआ जारी। फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। सलमान खान की फिल्म सिकंदर का नया गाना नाचे सिकंदर रिलीज हो गया है। फिल्म 28 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। कोरियन सीरीज स्क्विड गेम सीजन 3 का ट्रेलर इसी साल मई में होगा जारी। सीरीज 27 जून 2025 को OTT पर रिलीज होगी। पृथ्वीराज सुकुमारन के निर्देशन में बनी फिल्म L2 एम्पुरान 27 मार्च को होगी रिलीज। एम्पुरान साल 2019 में आई फिल्म लूसीफर का सिक्वल है। फिल्म देवरा पार्ट 1 28 मार्च को जापान में होगी रिलीज। इस मौके पर खास बनाने के लिए जूनियर NTR 22 मार्च को जापान जाएंगे। विजय देवरकोंडा की आगामी फिल्म किंगडम का टीजर हुआ जारी। फिल्म 30 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। धनुष की निर्देशित फिल्म नीलावुक्कू एनिमल एन्नाडी कोबा और फ्निक 21 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। फिल्म 21 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अभिनेत्री अदिति राव हैदरी फिल्म निर्देशक अनिल रविपुरी की आगामी फिल्म में मेगा स्टार चिरंजीवी के साथ करेंगे अभिनय।
शादी के बाद ये अदिति की पहली फिल्म होगी। मशहूर मलयालम गीतकार, कवि और पटकथा लेखक मनकोम्बु गोपाल कृष्णन का कोच्चि के एक निजी अस्पताल में हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।